नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर हम जसवंत सिंह के बारे पढ़ रहे हैं, मुगल शासक औरंगजेब के साथ उसके संबंधों की चर्चा कर रहे हैं, जिसके तहत हमने पिछली क्लास में बात की थी कि दक्षिण भारत से जो दोबारा जसवंत सिंह को जो गुजरात की सूबेदारी में नियुक्त कर दिया जाता है और जसवंत सिंह को गुजरात से उसका ट्रांसफ़र करते हुए जो जमरूद का क्षेत्र है जहाँ पे थानेदार नियुक्त कर दिया जाता है और व्यवस्था संभालने का कार्यभार सौंपा जाता है, यानी कि काबुल में उसकी नियुक्ति कर दी जाती है। उसी दौरान हमने देखा कि किस तरीके से जो महावत खां को नियुक्त किया जाता है काबुल का सूबेदार, और इन दोनों को जिम्मेदारी जसवंत सिंह को और इसको भी क्या काबुल में जो अफ़गानी विद्रोह हो रहे हैं, अफ़गानी लोगों के द्वारा जो पश्चिमोत्तर सीमा विद्रोह, उन विद्रोहों पर नियंत्रण करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। अब बात करें उसी दौरान जिस तरीके से महावत खां के द्वारा टालम टोल की जाती है और बड़े बेमन से वह क्या जाता है काबुल में जाता है, और उसी दौरान जो अफ़गानों पर नियंत्रण रखने में उसे सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है, तो उसी दौरान जो औरंगजेब के द्वारा किसे भेजा जाता है, शुजात खां को भेजा जाता है। शुजात खां दक्षिण भारत में जाता है और उसी दौरान उसके द्वारा जो समझौते की वार्ता किसके साथ की जाती है, अफ़गानों के साथ की जाती है। अफ़गानों ने छलावे से क्या कर दी जाती है, अफ़गानों के द्वारा धोखे से शुजात खां की हत्या कर दी जाती है। पहले से उसे वार्ता और समझौते के लिए कहा जाता है और उसे बुलाया जाता है, और उसी दौरान जो अचानक से उस पर आक्रमण करके शुजात खां की हत्या कर दी जाती है। जब शुजात खां पे आक्रमण किया जाता है उसी दौरान जसवंत सिंह सैन्य सहायता लेकर पहुँचता है, लेकिन जब तक वह पहुँचता था तब तक बहुत देरी हो जाती है और शुजात खां की क्या हो जाती है, हत्या कर दी जाती है। शुजात खां की हत्या करने के पश्चात जसवंत सिंह को जो वहाँ अफ़गानी विद्रोहों पे जो नियंत्रण करने का कार्यभार उसे ही सौंपा जाता है, अगर देखा जाए तो। और जब ये बात किसको पता चलती है, औरंगजेब को पता चलती है, तो औरंगजेब काफ़ी दुखी होता है। तो औरंगजेब काफ़ी दुखी होता है और औरंगजेब के द्वारा निश्चय किया जाता है जो इनके दमन का बात की जाए। जसवंत सिंह को ये कार्यभार सौंप दिया जाता है कि वो क्या करेगा, जमरूद में ही रहेगा। जमरूद की अगर बात की जाए तो वही जो काबुल का क्षेत्र है वहाँ पे जो थानेदार किसे नियुक्त किया जाता है, जसवंत सिंह को। और यहाँ पे इसकी नियुक्ति की बात की जाए तो 1673 ईस्वी से लेकर 78 ईस्वी तक, जहाँ तक मृत्यु पर्यंत ये कहाँ रहता है, काबुल में ही रहता है। और यहीं पे इसकी क्या हो जाती है, जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। जसवंत सिंह को शुजात खां की जो हत्या का, मृत्यु का समाचार जब औरंगजेब को मिलता है तो औरंगजेब बड़ा दुखी होता है और औरंगजेब के द्वारा जसवंत सिंह को जो वहीं जमरूद में रहकर ही अफ़गानों का दमन करने हेतु कहा जाता है। जमरूद में ही रहने का कहा जाता है किसको, जसवंत सिंह को, कि आप वहीं रुकिए और अफ़गानों का क्या कीजिए, दमन कीजिए। अब जसवंत सिंह के द्वारा क्या किया जाता है, वह पहाड़ी क्षेत्र होता है। पश्चिमोत्तर क्षेत्र की बात की जाए, अफ़गान लोग जहाँ रहते हैं, अगर बात की जाए जमरूद का जो एरिया है, तो वहाँ पे ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्र होता है। पहाड़ी क्षेत्रों पे क्या नियंत्रण रख पाना काफ़ी मुश्किल होता है। फिर भी जसवंत सिंह के द्वारा खूब प्रयास किया जाता है। जसवंत सिंह के द्वारा जो उन पहाड़ी क्षेत्रों में क्या किया जाता है, सैन्य चौकियाँ स्थापित की जाती है। अब इनके बीच में, अफ़गानों के बीच में और जसवंत सिंह के बीच में निरंतर मुठभेड़ें होती रहती है। अफ़गानों के द्वारा क्या किया जाता है, मुग़ल चौकियों पर रात्रिकालीन आक्रमण किया जाता है और इनके उपद्रव जारी रहते। रात्रिकालीन आक्रमण करके अफ़गान भाग जाते हैं। इस तरीके से जसवंत सिंह को परेशान करते रहते। मुग़ल चौकियों पर निरंतर जो अफ़गानों के क्या होते रहते, आक्रमण होते रहते। अब इन परिस्थितियों में जब औरंगजेब को पता चलता है कि पूर्णतः जो अफ़गानों पर नियंत्रण नहीं हो पाया है, तो औरंगजेब के द्वारा खुद स्वयं निश्चय कर लिया जाता है कि वह खुद कहाँ जाएगा, काबुल जाएगा और अफ़गानों की शक्ति का क्या करेगा, दमन करेगा। औरंगजेब के द्वारा जो अपनी सेना सहित औरंगजेब कहाँ रवाना होता है, शायद जो अगर बात की जाए, औरंगजेब यहाँ से रवाना हो जाता, काबुल के लिए रवाना हो जाता है। और उसी दौरान जो रावलपिंडी तक जब औरंगजेब पहुँचता है तो उसकी मेज़बानी करने के लिए खुद जो चलकर आता है, कौन, जसवंत सिंह इसके सामने चलकर आता है, औरंगजेब की सेवा में उपस्थित हो जाता है। और औरंगजेब के द्वारा जो व्यूह रचना बनाई जाती है, उस व्यूह रचना के तहत अगर बात की जाए, अफ़गानों का दमन करने के लिए जो अफ़गानों को तीनों तरफ से घेर कर उसके द्वारा आक्रमण करने की नीति बनाई जाती है। इसमें अपने जो मुग़ल सूबेदारों का और जो जिस सेना को वो अपने साथ लेकर आया था, जसवंत सिंह का सहयोग लिया जाता है और औरंगजेब के द्वारा जो अपनी रणनीति बनाकर जो अफ़गानों को चारों तरफ से घेर कर आक्रमण किया जाता है। लेकिन इस आक्रमण के कोई विशेष परिणाम नहीं निकल पाते और अफ़गानों की शक्ति का क्या नहीं हो पाता है, दमन नहीं हो पाता है, अफ़गानों पर नियंत्रण नहीं हो पाता है। इनके द्वारा हालांकि तीनों तरफ से घेर कर आक्रमण किया जाता है।
अब औरंगजेब के द्वारा क्या किया गया, कूटनीति का प्रयोग किया गया कि कैसे जैसे साम दाम अर्थ दंड भेद की नीति का अनुसरण करते हुए किस तरीके से जो अफगानों की शक्ति का दमन किया जाए या अफगानों के साथ क्या कर लिया जाए, समझौता कर लिया जाए। अब अफगानों के सरदार थे तो ज़्यादातर अफगानी लोगों को इनके द्वारा क्या कर दिया गया, औरंगजेब के द्वारा सारी नौकरियाँ प्रदान कर दी गई, जो सरकारी नौकरी में प्रदान कर दी गई। उसके अलावा कई जो अफगान सरदार है उनको घूस देकर उसके द्वारा क्या कर लिया जाता है, अपनी तरफ मिला लिया जाता है, औरंगजेब के द्वारा मिला लिया जाता है। और औरंगजेब क्या करता है कि पुनः काबुल में शांति स्थापित करके 1675 ईस्वी में कहाँ आ जाता है, लौटकर वापस आ जाता है, मुगल दरबार में लौटकर आ जाता है। इस तरीके से उसके द्वारा जो काबुल की समस्या का समाधान किया जाता है। अब अमीर खान नाम के व्यक्ति को उसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, काबुल का सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है। किसको, अमीर खान व्यक्ति को जो औरंगजेब के द्वारा क्या कर दिया जाता है, काबुल का सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है। जसवंत सिंह को जमरूद में ही जो थानेदार रहने दिया जाता है और इन दोनों को जो अफगानों की शक्ति पर नियंत्रण रखने का इसके द्वारा औरंगजेब के द्वारा कहा जाता है। अब जमरूद के क्षेत्र में कभी कभार जो जसवंत सिंह और अफगानों में क्या होती रहती है, मुठभेड़ होती रहती थी। हालांकि अफगानी शक्ति पे जो पूर्णतः दमन तो नहीं कर पाए, लेकिन जसवंत सिंह को इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा और ये अफगानों और राजपूतों के बीच जो निरंतर झड़पें होती रहती थी। हालांकि इसमें कई अफगान भी मारे गए और कई जो राजपूत सैनिक भी मारे गए। तो इस तरीके से जसवंत सिंह के द्वारा क्या अफगानों की शक्ति को नियंत्रित रखा जाता है। अब दुर्भाग्य से बात की जाए, जो काबुल में रहते हुए जो इसके पास जो संदेश पहुंचता है, उसी संदेश में इसे पता चलता है कि 22 फरवरी 1676 ईस्वी को 22 फरवरी 1676 ईस्वी को अगर बात की जाए, जसवंत सिंह का एकमात्र पुत्र होता है, जो जीवित पुत्र होता है जगत सिंह, उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जसवंत सिंह को बहुत बड़ा दुख होता है, उसे आघात लगता है और एक बहुत बड़ा सदमा जसवंत सिंह को। जैसा कि हमने देखा कि दक्षिण भारत में नियुक्ति के दौरान ही जब ये दक्षिण भारत जाता है तो इसके बड़े बेटे पृथ्वी सिंह का भी निधन हो गया था। आपको पता होगा, जो जगत सिंह का बड़ा भाई अगर या जसवंत सिंह का पुत्र था, कौन सा, पृथ्वी सिंह है, उसका भी क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। तो इसी दौरान जैसे इस बात का पता चलता है किसको, इसको जसवंत सिंह को पता चलता है, तो जसवंत सिंह को काफ़ी दुख होता है। अगर बात की जाए तो इस दुख को जसवंत सिंह सहन नहीं कर पाता है और वहाँ जो उसे उत्तराधिकारी और राज्य के भविष्य की चिंता सताने लगती है, क्योंकि अब उसका कोई भी पुत्र जीवित नहीं है। वह सोचने लगता है कि मेरा उत्तराधिकारी आगे जाकर कौन बनेगा, तो यही चिंता उसको सताने लगती है। और उसी दौरान जो वह धीरे धीरे क्या सदमे में चला जाता है और निरंतर उसका स्वास्थ्य गिरता चला जाता है। और इसी दौरान जो 28 नवंबर 1678 ईस्वी को मात्र 52 वर्ष की आयु में क्या हो जाता है, जसवंत सिंह का निधन हो जाता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में अगर बात की जाए तो हमने काबुल में जसवंत सिंह के जो बिताए गए अंतिम दिन, काबुल में उसकी नियुक्ति और उसके अंतिम दिनों के बारे में जिक्र किया। जैसा कि हमने देखा कि काबुल में उसकी नियुक्ति कर दी जाती 1673 ईस्वी में और 1673 से 78 ईस्वी तक बात की जाए तो कहाँ रहता है, काबुल में ही रहता है। और उसी दौरान उसकी मृत्यु कहाँ हो जाती है, काबुल में हो जाती है। जैसा कि दक्षिण भारत से उसे बुला लिया जाता है 1667 से बात की जाए 71 ईस्वी तक तो रहता है कहाँ पे, ये दक्षिण भारत में, और 71 से 72 ईस्वी तक रहता है जो गुजरात में रहता है। और उसके पश्चात 73 से लेकर जो 78 ईस्वी तक कहाँ तक रहता है, बात की जाए तो 78 ईस्वी में ये कहाँ रहता है, काबुल में रहता है। जमरूद का थानेदार इसे नियुक्त कर दिया जाता है और यहीं पर रहते हुए इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसको अगर बात की जाए तो पश्चिमोत्तर सीमा में नियुक्त करने का उद्देश्य जसवंत सिंह को, एक तो पहले जो मुअज्जम और जसवंत सिंह के बीच में क्या करना था, तो इसमें इनको दूर करना था। इनको अगर जिस तरीके से देखा कि औरंगजेब इसके प्रति हमेशा से सशंकित रहता है, शंका करता रहता है कि औरंगजेब का पुत्र जो मुअज्जम होता है उसको जसवंत सिंह के द्वारा जो क्या सिखाया जाता है और इसके संपर्क में रहने के कारण वह विद्रोही प्रवृत्ति का होता चला जाता है। उसको दूर करने के, जसवंत सिंह और मुअज्जम को दूर करने के लिए इसकी नियुक्ति दक्षिण भारत से गुजरात और गुजरात से कहाँ कर दी जाती है, पश्चिमोत्तर दिशा में कर दी। पश्चिमोत्तर दिशा में इसे मूल कार्य जो सौंपा जाता है वह अफगानों का दमन करने का कार्य इसे सौंपा जाता है। अफगानों का दमन करने में अगर बात की जाए किस तरीके से, हमने देखा कि वहाँ पे जो महावत खां की नियुक्ति कर दी जाती है और अफगानों
पे जो नियंत्रण करने में ये सफल नहीं हो पाते हैं और शुजात खां को भेजा जाता है। शुजात खां की मृत्यु हो जाती है, हत्या कर दी जाती है अफ़गानों के द्वारा। तो अफ़गानों का दमन करने का प्रभार जसवंत सिंह को सौंपा जाता है और जसवंत सिंह की सहायता करने के लिए हम देखते हैं कि आगे खुद औरंगजेब के द्वारा निश्चय किया जाता है। जसवंत सिंह की जमरूद के क्षेत्र में जो नियुक्ति रहती है उसके द्वारा कई सैन्य चौकियां भी स्थापित की जाती है और अफ़गानों की शक्ति पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है। विद्रोही अफ़गानों की हालांकि विद्रोही प्रवृत्तियां जारी रहती है, लेकिन औरंगजेब के द्वारा स्वयं जो काबुल जाकर उनकी शक्ति का दमन करने का निश्चय किया जाता है। उसी दौरान जब औरंगजेब अपनी सेना सहित रावलपिंडी पहुंचता है तो खुद जो जसवंत सिंह चलाकर रावलपिंडी औरंगजेब के साथ सामने आता है और उसकी सेवा में उपस्थित होता है। और उस तरीके से हमने देखा कि जो औरंगजेब के द्वारा रणनीति बनाते हुए जो बात की जाए, तीनों तरफ से जो अफ़गानों को घेर कर उनकी शक्ति का दमन करने का प्रयास किया, उस पर आक्रमण किया, लेकिन इस आक्रमण के कोई विशेष परिणाम नहीं निकले। तो उस समय जो औरंगजेब के द्वारा जो कूटनीति का प्रयोग किया गया और कूटनीति के तहत हमने देखा कि औरंगजेब के द्वारा जो अफ़गानी जो व्यक्ति हैं उनको क्या क्या शाही नौकरी में रख लिया जाता है, अफ़गानियों को शाही नौकरी में, और उसके अलावा जो अफ़गानी सरदारों को कई घूस देकर अपनी तरफ मिला लिया जाता है। और 1675 ईस्वी में जो ये काबुल में शांति स्थापना करके जो व्यवस्थित करके जो पुनः लौट आता है, जसवंत सिंह को जमरूद में थानाधिकारी रहने दिया जाता है और सूबेदार के रूप में जो काबुल के अमीर खां की नियुक्ति कर दी जाती है। उसके पश्चात ये पुनः लौट आता है और उसी दौरान जब जसवंत सिंह को जो वहाँ काबुल में रहते हुए पता चलता है कि उसके बड़े पुत्र की तो पृथ्वी सिंह की मृत्यु तो पहले ही हो चुकी थी, और बात की जाए एक अन्य जीवित पुत्र की जो 22 फरवरी 1676 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, उसका समाचार जसवंत सिंह को मिलते ही जसवंत सिंह अंदर से टूट जाता है। उसको बहुत बड़ा आघात लगता है और बहुत बड़ा सदमा लगता है। इस सदमे को वह सहन नहीं कर पाता है और मात्र 52 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाती है। 28 नवंबर 1678 ईस्वी को जो धीरे धीरे जो निरंतर उसका स्वास्थ्य गिरता चला जाता है और काबुल में ही उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये कहानी है मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की, काफ़ी लंबे समय से चल रही थी और जिसे हमने आज पूर्ण किया। अब एक क्लास हम एक और करेंगे इसके जसवंत सिंह के मूल्यांकन के बारे में। हालांकि मूल्यांकन कोई कठिन नहीं है, मूल्यांकन तो आप स्वतः ही कर सकते हो चाहो तो। उसके समय में हम जो सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में थोड़ा जिक्र कर लेंगे और उसके पश्चात हम जो बात की जाए जो बीकानेर का राज्य उसको पढ़ेंगे और उसके पश्चात जो आमेर राज्य उसको पढ़ेंगे। तो इस तरीके से जो राजपूत शासक, जो राजपूत जो वंश है उनका अध्ययन करेंगे, जिसके तहत हम हमारे सिर्फ 2 ही बच चुके हैं, अभी 2 ही बच रखे हैं। एक तो बीकानेर वाला राजघराना और एक आमेर वाला राजपूत वंश है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। फिर भी किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप है उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी बात पहुंचा सकते हो और किसी भी समस्या के बारे में जिक्र कर सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।